हेलो बच्चों, जैसा कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर मैथमेटिक्स का 13 तारीख को है, उसके रिगार्डिंग हमने जो वीडियो तैयार किया है, वैसे इसके पार्ट 1 से लेकर तो 7 चैप्टर तक के वस्तुनिष्ठ के वीडियो चैनल पर डाल रखे हैं, माँ भारती एजुकेशन चैनल पर। लेकिन हमने पूरे चैप्टरों का निचोड़ चैप्टर 1 से 13 तक का इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट, मतलब वेरी वेरी आईएमपी हम इनको बोल सकते हैं। देखिएगा, आप देख सकते हैं, देखिएगा चैप्टर 1 में केवल 5 से 6 वस्तुनिष्ठ लिए, जबकि बहुत वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने कहा ना वेरी वेरी आईएमपी। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने कुछ भी वस्तुनिष्ठ नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इन वस्तुनिष्ठ को हल कीजिएगा। यदि आप ये कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी वस्तुनिष्ठ लेके आएंगे जो संभावित रहेंगे, लेकिन इनको तो करना ही है। चलेगा, करना कैसे है ये आपको भी देखना है। देखिएगा, नहीं तो वस्तुनिष्ठ को हम बोल देते कि भैया 100 आईएमपी ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। अभी आपके पास समय बहुत कम है। आप किसी को भी समय दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप समय किनको दे रहे हैं। ओके, चलेगा, देखिएगा, चलते हम शुरू करते हुए, बाद में कर लेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। देखिएगा, चैप्टर नंबर 1 का पहला वस्तुनिष्ठ है आपका कि समपूर्णांक का रूप क्या है। देखिएगा, हमेशा ही इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 2m। यहाँ पर कभी कभी वो समपूर्णांक का रूप 2m की जगह 2p भी हो सकता है, 2q भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर पूछेगा, यदि आपसे पूछेगा यदि एक समपूर्णांक का रूप यदि p है, q है, तो क्या होगा, तो आपको लिखना 2q। यदि p है तो 2p, m है तो 2m। ठीक है, नहीं तो आप पता चले कि हर एक में 2m लिखे आएंगे वस्तुनिष्ठ के ऊपर में। इसी तरीके से आपसे पूछेगा यदि कोई धनात्मक संख्या है ना, q है, p है, m है, तो इसका विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो राइट आंसर है 2m + 1। यदि q के रूप में हो तो 2q + 1, p के रूप में हो तो 2p + 1। बोलो, समझ में आया। अगला 96 और 404 का एसएफ क्या है, तो राइट आंसर 4। ये कई परीक्षाओं में पूछा है 96 और 404 का एसएफ, लेकिन यहाँ से आपसे कोई सा भी एसएफ पूछ सकता है, तो एसएफ निकालना आपको याद होना चाहिए। नहीं आता है तो आप चैनल पर जाए और उसमें मैथ्स आईएमपी क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है और मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्लेलिस्ट है। आप उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं कि एलसीएम एसएफ कैसे निकालते हैं। 6 और 20 का एसएफ क्या है, तो राइट आंसर 2 है। ओके, एलसीएम इंटू एसएफ इज इक्वल टू, ये कई बार पूछा है, या तो रिक्त स्थान में पूछ सकता है, सही जोड़ी में पूछ सकता है, वस्तु। इसके बाद हमें टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, पहले आप ये कर लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या ये तो हम कर चुके हैं। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा पूरा, जो इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट है ना। एलसीएम इंटू एसएफ इज इक्वल टू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, याद कर लीजिएगा भैया, ये याद करने वाले हैं ना। √2 किस प्रकार की संख्या है, तो भैया ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है ये, एक अपरिमेय संख्या है। करेक्ट, चलिएगा अगला चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं कि सर चैप्टर नंबर 2 पे क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, है ना। देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 में द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो कौन सा है, x² bx प्लस। ध्यान रखें कि बराबर 0 मत लगा देना भैया, वो द्विघात समीकरण बन जाएगा। x² bx प्लस c, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/। अब कि सर क्वेश्चन ऐसा आएगा क्या, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा, बिल्कुल राइट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है। इससे आएगा अल्फा प्लस बीटा। यदि अल्फा प्लस बीटा के शून्यांक क्या होंगे, शून्यांकों का योगफल क्या होगा, शून्यांकों का, यदि माना कि 2 अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा 2 शून्यांक है, तो इनके योगफल क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। अभी हमें केवल ये देखना है कि याद क्या करना है सर। ठीक है, आज हमारे पास टाइम, क्योंकि आज हो चुकी है भैया 11 तारीख, कल है 12 तारीख, करेक्ट है, फिर 13 तारीख। हमारे पास 2 से 3 दिन से हमारे पास बचे हैं। इन 2 दिन में पूरे वस्तुनिष्ठ आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। x² - 3 के शून्यांक क्या होंगे, +-√3। कभी कभी x² - 5 का पूछ रहता है, 2 तो सेम टू सेम आएगा। ठीक, चलेगा। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, तो 2। त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम घात कितनी, 3। रेखिक बहुपद है तो अधिकतम घात 1। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विघात है तो उसकी बहुपद क्या होगी। द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, तो देखिए, यदि द्विघात है तो शून्यांक 2, रेखिक है तो 1, त्रिघात है तो 3। जितनी घात है, विशेष बात मैं जो बोल रहा हूँ ध्यानपूर्वक इनको नोट करना है। जितनी आपसे पूछे कि यदि रेखिक पूछे तो उसकी 1, द्विघात पूछे 2, त्रिघात पूछे तो जितनी घात है उतने शून्यांक। सीधी सी बात, आप ये बात याद रखें। चलिए देखिए, पार्ट 2 खत्म। चैप्टर नंबर 3 इनको लिखते चलना, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक, चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, वेरी मोस्ट है ना।
देखिएगा आपसे पूछा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आपसे पूछेगा यदि कथन इस प्रकार का दिया गया है तो रेखा कौन सी होगी, आप बोल देंगे प्रतिच्छेदी रेखा। यदि प्रतिच्छेदी रेखा तो स्टेटमेंट क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि प्रतिच्छेदी रेखा तो हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। हल का प्रकार कैसा होगा, संगत होगा। यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव 80 से 81 ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं 4 प्रकार के वस्तुनिष्ठ में। आप ये सोच रहे हैं कि तो सर 4-5 ही है, इसमें बहुत है। आपसे पूछेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1, तो आप पूछे रेखा कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा। आपसे बोलेगा प्रतिच्छेदी रेखा है तो कथन क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 है तो अद्वितीय हल कैसा होगा, तो आप बोलेंगे अद्वितीय हल है। हल का प्रकार कैसा होगा, संगत होगा। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा आएगा। चलेगा अगला पूछा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वही यदि आपसे पूछा है तो भैया आप ये बोल देंगे a1/a2 तो रेखा कौन सी होगी, समांतर रेखा। हल का प्रकार को कोई हल नहीं, हल का प्रकार कैसा होगा, असंगत होगा। यदि बोलेगा कोई हल नहीं है तो रेखा कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे समांतर रेखा। कोई हल नहीं है तो कथन कैसा होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मैंने कहा था कि 80 से 81 तीनों प्रकार के वस्तुनिष्ठ एक और आएगा, देखिएगा ये वेरी मोस्ट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 संपाती रेखा प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा, अनेक हल होगा या अनंत भी दे सकता, अनंत हल। और प्रकार होगा संगत। या अच्छे से याद कर लेना, पता चलेगी आपकी दर्शनी जब पेपर देखो तो दर्शनी इस क्वेश्चन से हो तो आप अच्छे से कर लेना। ओके, अगर पूछेगा रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। रेखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है भाई साहब x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये रेखिक समीकरण का मानक रूप है। कभी कभी आप ये भी लिख दोगे x प्लस बी वाई बराबर सी तो भी चलेगा, करेक्ट है, ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं भैया, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो तो समीकरण का निकाय x प्लस b1y। देखो कई बार किस प्रकार पूछे क्या हल होंगे, तो अभी आपने पूछा कोई हल नहीं होगा, है ना, तो ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक, चलेगा आगे आपसे पूछा है कि जब a1/a2 इसी प्रकार के वस्तुनिष्ठ आपको टकराएंगे, a1/a2 बराबर b, तो देखो ये अभी बताया था कथन कौन सा हल होगा, आप जानते हैं अनेक हल होगा। ये उत्तर भी लिख रखे ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं समीकरण निकाय a1x, वही पूछ लिया है। समीकरण निकाय x1 bx a2 x प्लस b, एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है भाई साहब, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, करेक्ट है। आगे देखो क्वेश्चन में दे दिया भाई साहब उन्होंने कि x1 माइनस 2y है ना, x1 माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20, तो रेखाएं कैसी होगी, तो आपको लिखना a1 बराबर 1, b1 बराबर -2, c1 बराबर 0, ऐसा लिख देंगे। a2 बराबर 3, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -2, तो रेखाएं कैसी होगी, a1। आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों जब तुलना करें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तीनों भिन्न भिन्न हो, तो हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू, देखिए अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा होगी। दो एक जैसे हो, तीसरा अलग हो तो कोई हल नहीं, तीनों बराबर हो तो हो जाएगा वो अनेक हल। चलेगा आगे बढ़ते जाइए, पार्ट 3 के बस इतना ही कर लीजिएगा। पार्ट 4 में देखिएगा, पार्ट 4 में आपसे पूछा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या। देखिए वहां बहुपद था और यहाँ पे क्या पूछा है, समीकरण, तो समीकरण में केवल कितना सा अंतर आया, 0 का, याद हो गया होगा। यदि द्विघात समीकरण x² bx प्लस सी में शून्यांक अल्फा और बीटा, देखो प्रश्न दिया है तो क्या हो जाएगा, -b/, सेम टू सेम। पार्ट 2 आपने याद कर लिया, बस इधर 0 का विशेष ध्यान रखना, उधर 0 था, इधर 0 है, उधर 0 नहीं था। अल्फा इंटू बीटा सी बटे, आप कर चुके हैं अभी। द्विघात समीकरण x² माइनस 4x में वियुक्तिकर का मान आप निकालेंगे, पता है d बराबर 0 राइट आंसर आएगा। कई बार परीक्षा में पूछा है, आंसर रखेंगे b² माइनस 4ac में मान रखेंगे आप। ठीक है, b² माइनस 4ac में रखेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग माइनस 4 गुणित 1 इंटू 4, तो हो जाएगा 4 और 4 चुक 16, है ना, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 में से 16 जाएगा तो 0, तो इसका विविक्तिकर क्या हो जाएगा, विविक्तिकर हो जाएगा d बराबर 0। आपसे पूछा है 3x² माइनस 2x प्लस 3 का विविक्तिकर क्या हो, ये वेरी मोस्ट निकाले हमने। ठीक है भैया, इनको हल कैसे करना है आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पर पूरे मैथ्स इंपॉर्टेंट क्लास 10th लिखा हुआ है, या आप माँ भारती एजुकेशन सर्च करेंगे तो पहले वीडियो दिख जाएंगे आपको। चैप्टर 1 चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4, करेक्ट है भैया। उसमें हमने चैप्टर वाइज और भी संभावित क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो निकाले, कैसे हल होंगे ये उधर बताया है। यहाँ तो केवल आप टेस्ट के लिए आए हैं कि आपके कोई से प्रश्न छूटे तो नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा 3x² आपको दिया है, 3x² माइनस 2 है तो a बराबर 3 दिया है, b² माइनस 4ac मान रखेंगे, -2 का वर्ग माइनस 4 गुणित, है ना भैया, 2 यहाँ पर रखेंगे, 4 गुणित 3 इंटू 1/3, ऐसा करेंगे आप। देखिएगा ये वाले मान रखा आपने,
2 का देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मान रख दिया। अब देखो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 4 गया 0, तो आंसर क्या आ गया डी बराबर 0। कोई परेशानी? चलेगा भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्या आपसे पूछा है क्या x+1 दो एक द्विघात समीकरण है? यस, आपको सॉल्व करना है कि a+b का होल स्क्वायर लगा के इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x², याद आया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसको हल करेंगे तो 2x से 2x कैंसिल, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा है ना, ये 3 इधर आ जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आपसे पूछ लेगा कि ये क्या द्विघात समीकरण, तो x², जहाँ द्विघात समीकरण के लिए x की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए, तो द्विघात समीकरण इसको हल करने के बाद। ठीक है, देखिए आगे पूछा है आपसे कि क्या विविक्ति कर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो d बराबर b² माइनस 4ac। किसी वर्ग समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं 2, ये तो सीधे याद कर सकते हैं। मान लीजिए 3 क्वेश्चन हल करने वाले थे, ये ना आए तो जो डायरेक्ट याद करने वाले हैं आप उनको पहले कर लीजिएगा। जैसे ये है पहला वाला द्विघात समीकरण का मानक रूप कर लो याद, पहला का अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा प्लस बीटा कर लो, ये 3 नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, विविक्ति कर ज्ञात करने का सूत्र कर लो, है ना। किसी वर्ग समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं ये कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 5 पे चलते भैया, इसको भी हल करना पड़ेगा पार्ट। देखिएगा यहाँ से हम ये कर रहे, एक तो वस्तुनिष्ठ आपके पूरे हो रहे हैं, साथ में है ना वस्तुनिष्ठ के अधिकतम स्थान पिलिंदा, ये सब आते वस्तुनिष्ठ में, सत्य सत्य सब आ जाएगा। इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन भी आप यहाँ से हल कर पाएंगे। देखिए 10, 7, 4 का 10वां पद क्या होगा, इसको हल करना है आपको। कौन सा 10वां पद, मतलब a+9d, a+9d, a का मान कितना भैया 10 इंटू 9 इंटू डी का मान कितना है, देखिए 3 कम हो रहा है -3 है। ठीक है, 10 + 9 या 27, 27 में से 10 गया कितना बचा -17, अर्थात राइट आंसर -17। यह आपको ऐसे हल करना है। -3 1/2 का 11वां पद आप हल करेंगे तो ये आप करेंगे कैसे, -3 किया भैया, a+9d अभी बताया कि पहले d का वैल्यू निकाल लो, तो d बराबर -1/2 a2 - a1, ये प्लस d हो गया, 3 दूनी 6, मतलब 5/2 आ गया d का मान, कितना आ गया 5/2। अब हमें चाहिए क्या सर 11वां पद चाहिए, तो a + 10d, अभी बताया 1 कम हो जाता है, a की वैल्यू कितनी -10 + 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी 5/2, अभी बताया 2 × 5 = 10 है ना, 5 × 25, 25 में से 3 गया 22, वेरी मोस्ट है भैया ये, तो 22 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा भैया 11वां जो पद आएगा वो 22 आ जाएगा। इसका राइट आंसर लिखना है, भूल गए, पर ऐसे आप हल कर सकते हैं ना भैया। चलिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा सार्वंतर d है तो nवां पद क्या होगा, तो राइट आंसर है। ठीक है गाइस, हमें समय भले लग सकता है लेकिन हम कम समय में पूरे चैप्टरों का एनालिसिस कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। आपको समझ में भी तो आना चाहिए, यदि हम स्पीड से बढ़ जाएंगे और आपको समझ में कुछ नहीं आया तो किस काम का आपने टाइम भी दिया और आपको याद भी नहीं हुआ, किसी काम का नहीं, है ना। चलेगा आगे देखते हैं, पर मैं गारंटी लेता हूं भाई इसमें से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा 12 वर्ष का अनुभव है मैथमेटिक्स से पढ़ाने का, अधिकतर अभी तक जो इंपॉर्टेंट निकाले हैं इसमें ज़्यादातर बाहर नहीं गए। हाँ, संख्या चेंज हो सकती है भाई, गणित का मामला है, संख्या चेंज होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 में सार्वंतर क्या होगा, तो a2 - a1 का सूत्र लगाएंगे तो -1 आ जाएगा। 5, 10, 15 का 10वां पद क्या होगा 50 आ जाएगा। क्या समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद है -17, सत्य सत्य में पूछ लिया था। तो आप देखिए अभी हमने इसका किया और इसका आंसर -17 आया था, तो क्या -17 है, राइट है, तो क्या लिख देंगे सत्य है, बस हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप है भैया a +- d। किस प्लस माइनस का मतलब क्या है, a + d नहीं लिख सकते क्या, प्लस माइनस का मतलब है ये माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो d है ये आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। यदि सार्वंतर धनात्मक मतलब श्रेणी बढ़ रही है, ऋणात्मक मतलब घट रही है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलेगा आगे देखें, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का युग सूत्र क्या है, ये दोनों SN बराबर, एक ये भी है, यदि ये ना लिखे तो SN बराबर n/2, आप ये भी लिख सकते हैं 2a प्लस, है ना, n -1 इंटू डी, आप ये भी लिख सकते हैं, ये d लिखना है ना इंटू डी, ये भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर ने ये लिख दिया SN बराबर n/2 a + an, ये इसी का सूत्र है। an का मान रखेंगे तो a और a 2 हो जाएगा, दोनों फार्मूले कोई सा भी आप लिख सकते हैं। चलेगा चैप्टर नंबर 6 में क्या करना, थेल्सपुर में अच्छे से याद कर दो। ये यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD/D A/, इसे अच्छे से याद कर दो भाई। समरूपता क्या है, समरूपता अच्छे से याद कर लो। यहाँ से कई बार पूछा है कि जिस आकृति का आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। लिख भी दिया है ताकि आपका टाइम नहीं होगा। बस चैप्टर नंबर 6 से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जो कि थ्योरम पूछी जाती है। चैप्टर नंबर 7 वेरी मोस्ट निचोड़ निकाला, नहीं तो आप सोचे कि सर वो भी तो आ सकता है, लेकिन वेरी आईएमपी वेरी निकाला है, वेरी आईएमपी। ये दूरी का सूत्र क्या है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 y 0 x 0 के मध्य दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष के निर्देशांक या भुज कहलाता है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, y के निर्देशांक या कोटि कहलाता है। 0 4 या 3 0 के बीच की दूरी क्या होगी, 5 होगी। आप इनको हल करेंगे ना तो आप आ जाएगा 0 4, इसमें मान रखेंगे भाई सभी आप, ये दूरी x2 माइनस x1 का मान रखेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 1 0 के बीच की दूरी क्या होगी, तो 5 रूट 2। वेरी मोस्ट है ये तो भैया, इसके अलावा आप कितना भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है मूल बिंदु की एक्स वाई की दूरी क्या होगी। अरे मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है तो सेम हो जाएगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्स वाई को मिलाने वाली रेखा m1 m2 के अंत विभाजित करती है, तो इन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है, निर्देशांक क्या होंगे, तो ये आपका सूत्र बन गया ये वाला कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ये आपको ध्यान रखना। देखिए आगे पीछे कर सकते हैं, बस 12 21 ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि 12 21 ये ऐसा विशेष आपको ध्यान रखना है। चलेगा आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 पे चलते भैया। इसमें आप सर्वसमीकरण अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमने वो लिए जो परीक्षा में आई है, बाकी आप कितने भी कर सकते हैं, जो या तो 2022 में आई भाई साहब, या आपकी 23 में आई है, 20 में आई है, 19 में आई है। संभावित प्रश्न सबसे पहले हमने वेरी मोस्ट लिए हैं भैया। 8 सेक स्क्वायर माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। आपको कुछ नहीं करना, देखो हल करके भी बता दिया है। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर है हो जाएगा। सेक बराबर 1 अपन कोस थीटा, या रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 होती है। सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत कि नहीं दिक्कत है सर, कोई परेशानी, आपके होते दिक्कत कैसे हो सकती है। चलिएगा आगे देखते हैं। सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। टेन थीटा बराबर 1 अपन कोट है, साइन अपन कोस थीटा। कोस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपन रूट 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये ध्यान रखना सेक थीटा होगा, क्योंकि रूट के अंदर, नहीं तो आप जल्दीबाजी में सेक स्क्वायर थीटा लिख दे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कोस थीटा बराबर 1 अपन सेक थीटा हो जाएगा, और यह रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा टेन ए का मान, ये कई बार पूछा, टेन ए का मान सदैव कैसा होता है, 1 से कम होता है तो ये असत्य है। तो कोण ए की मान के लिए सेक के बराबर 12/5 सत्य है। और आपसे पूछा है थीटा किसी मान के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य। सर ये सत्य सत्य हमें कैसे संख्या बदल गया, तो आप जानते हैं लंब बटे लाल बटे कक्का, आपने याद क्या होगा, लंब बटे कर्ण किया है, लंब बटे कर्ण वाला। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता है टेन का मान सदैव कैसे हो गया, रूट 3 का मान 1.732। ये तो बोल रहा है 1 से कम होता है, तो ये रूट का मान 1.732, तो इसका मान तो 1 से ज्यादा हो गया ना, इसलिए असत्य है ये। ठीक है, कोण ए का आपसे पूछा है, कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए 12/। अब सेक में आप जानते हैं जो सेक होता है कोस थीटा का आधार बटे, मतलब कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। और कर्ण बड़ी भुजा होती है, और कर्ण ऊपर क्या है 12 मतलब बड़ी भुजा है, इसलिए ये सत्य हो गया। दूसरा थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कर्ण बड़ी भुजा होती है 4/3, जबकि 3 नीचे छोटी संख्या है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए ये असत्य है। ये पता होना चाहिए सत्य क्यों है असत्य क्यों है, नहीं तो ठोके आ रहे हैं सत्य और असत्य है ना भैया। संख्या चेंज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपने कई वीडियो और भी चैनल पर देखी होगी, पर उसमें क्या रहता है कि बस दे जा रहे हैं वो, बस कोई सा भी कॉपी पेस्ट किया, यहाँ का उठाया और बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे कैसे आया है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पार्ट 9 में देख लीजिएगा। पार्ट 9 देखिएगा, दृष्टि रेखा, प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। उन्नयन कोण क्या, जब प्रेक्षक नीचे की ओर वस्तु की ओर जाने वाला उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा पूछी जाती है। अवनमन कोण याद कर लीजिएगा, जब प्रेक्षक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। पेड़ की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन क्या होगा, ये अच्छे से कर लो। पेड़ की छाया कई बार पूछा है, पेड़ की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर तो सूर्य का उन्नयन हमेशा 45 डिग्री होगा। क्या होगा, ये तो हल करके दे दिया है, पर आप तो ध्यान रखें 45 डिग्री होगा। क्या होगा 45, जब कब हो, जब ऊंचाई दोनों बराबर हो। अर्थात यदि ये 15 है, यदि ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ये 16 है तो ये भी 16 होगी, जब कोण 45 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना। चलेगा आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया और उसकी ऊंचाई का √3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो √3। यह हल करके भी दिया है, समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं कहाँ से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उधर दिया, हल भी कराया है ना भैया, देख लीजिएगा आराम से देख लो। ये 10, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री तो छाया ऊंचाई के बराबर होगा। चैप्टर नंबर 10 पे देखिएगा। चैप्टर नंबर 10 है आपका
यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री का कोण पर मुड़ी हुई है तो PO की वैल्यू कितनी होगी 50 डिग्री। ये आपने क्वेश्चन से ऐसे किए हैं, याद आया होगा कि हाँ सर ये तो किया है हमने, ये इस तरीके से, और ये 80 डिग्री था तो ये आपने कहा कि ये 90-90 का हो जाता है। इस प्रकार यहाँ जब निकालते तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। बोलो क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है, तो एक। ध्यान रखना, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई, मतलब ये वृत्त है और ये एक वृत्त का एक बिंदु है, तो इस बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो एक खींच सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि किसी वृत्त पर ये क्वेश्चन, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच जा सकती है, तो अनेक। सर इसका अनेक कैसे, देखिए ये वृत्त है तो ये खींच दी हमने, ये खींच दी, ये खींच दी, जितना बड़ा वृत्त होगा इतनी स्पर्श रेखा होगी, ये ध्यान रखें। तो इसलिए कितनी लिख दी हमने, अनेक। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे, दो। ये तीनों वस्तुनिष्ठ बहुत कंफ्यूजन वाले, इसलिए साथ में लिया। देखिए एक तो ये वाला कि वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी, एक, है ना। वृत्त पर कितनी, तो ये अनेक, है ना। वृत्त के बाह्य बिंदु तो दो, ये तीन चीजों पर, ये वृत्त के किसी बिंदु पर, ये वृत्त पर, सीधा वृत्त पर, और ये वृत्त के बाह्य बिंदु पर, तीनों में कंफ्यूजन रहता है। जल्दीबाजी में इस कंफ्यूजन के चक्कर में खुशी से बाल मत हो जाना भैया, क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, देखिएगा, है ना। और हाँ, साथ में वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा और अपने जितने भी मित्र यार उनको शेयर कर दीजिएगा। आप शेयर बहुत कम करते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं, आप ये सोचते हैं कि सामने वाला नंबर ज़्यादा, अरे नहीं लाएगा यार, ये तो अपने अपनी कैपेसिटी कितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप उनको वीडियो पहुँचाएंगे और अभी पहुँचा दीजिए। वीडियो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने मित्रों को भैया ये कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टेड चैनल है, और सर गणित पढ़ाते हैं, 12 वर्ष से गणित पढ़ा रहे हैं, और उनके गणित के चैनल पर जाकर गणित के वीडियो भी देख लीजिएगा कैसा पढ़ाते हैं। इसके बाद आप इन वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, विश्वास होने के बाद, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, वार्षिक परीक्षा चल रहा है ना। ठीक है, चलिए चलिए बात क्वेश्चन करते हैं वापस। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर। वृत्त की छेदक वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर। देखिए ये एक है, ये एक जगह है, और ये दो है, तो ये ऐसे दो जगह कर देती है, ठीक है, ऐसा। आगे देखते हैं, स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या समकोण होती है। वृत्त के केंद्र से जीवों पर डाला गया लंब जीवों को समद्विभाजित करता है, क्या सत्य है, तो ये सत्य है ना। आगे देखते हैं, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये आगे दिया, क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो दो। कितनी हो सकती है, दो। कैसे हो सकती है, आप ये देखिए, ये एक तो ये ऊपर हो सकता है इस छोर से और इस छोर तक, बस ये दो समांतर रेखाएं खींच जा सकती है। चैप्टर नंबर 11 पार्ट 11 दिया है आपका, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा बने कोण का क्या संबंध है, तो ये अच्छे से कर लेना, ये एक ही है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब कभी चाप दे देता है तो कोण इंटू त्रिज्या, त्रिज्या देता है तो चाप बटे कोण, इधर के उधर फेंके जाओ, क्योंकि बटे वाली संख्या इधर जाती है गुणे में, तो कोण गुणित त्रिज्या, चाप बराबर हो गया। तो आप एक याद कर लो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। चलिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब चैप्टर नंबर 11 में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है। यहाँ से सूत्र पूछेंगे आपसे, क्या पूछेंगे, सूत्र कौन कौन सा, ये लिखना इसमें भूल गए हैं भैया, जल्दी जल्दी में। त्रिज्याखंड का सूत्र पूछते हैं आप, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, याद है आपका, है ना। परिधि का सूत्र पूछ लेंगे आपसे, तो आप जानते हैं परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। आपसे एक और पूछेंगे, चाप की लंबाई का सूत्र पूछेंगे तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। ये 5 सूत्र यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं कई बार, तो ये 5 सूत्र भी इसके साथ में आप कर लेना। यहाँ एक दिया है ना, जल्दी में आपने उन भैयाओं ने एक ही लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 वस्तुनिष्ठ है, कौन कौन से, एक तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, फिर आपका वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और एक चाप की लंबाई का सूत्र, है ना। यहाँ से आप अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12, ये भी सूत्र का भंडार है, यहाँ सूत्र ही पूछे जाएंगे आपसे। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, वर्ग का क्षेत्रफल भुजक घात 2, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई क्यूब। शंकु में आयतन बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा यदि इनकी त्रिज्या ऊंचाई समान हो, तो शंकु और बेलन का जो अनुपात होगा वो होगा, देखिएगा 1:3। ये किस किसका है, शंकु और बेलन का। ध्यान रखें, यदि यही बेलन और शंकु पूछ लेगा, पहले बेलन दे देगा और शंकु, तो बेलन बड़ा होता है, ये 3:1 हो जाएगा, नहीं तो पता चले 1:3 ही ठोक जाओ आप, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, तो आप लिख देंगे L बराबर R स्क्वायर प्लस H। दो गोले के आयतन का अनुपात 64-27 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए गोले का जो आयतन क्यूब में होता है, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, समझ में आ गया। और 27 का क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट 3 होता है, तो 4:3 डायरेक्ट। देखिए इसको हल करके भी बता दिया गया है, ये है ना, तो वही आ जाएगा।
अब आपसे पूछा है, देखिएगा, तो त्रिज्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ? अरे तो 4:3 क्या आया था? 4:3 तो आई थी आपकी त्रिज्या, क्या आई थी आपकी त्रिज्या आ गई थी। अब इसका वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। ऐसे डायरेक्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं, 16:9। चले आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात आपको दिया 512, ये ऐसे दिए 512 343 से, तो क्या होगा प्रश्न? ऐसे दो प्रश्न हमने दे दिए ताकि बन सकते हैं ये बाकी एक ही है वो इंपॉर्टेंट, तो आपका ये ही है, बाकी तो हमने बनाए हैं। ये आप ऐसा ही यही वाला आया हुआ है अभी तक, ठीक है, चलेगा। चैप्टर नंबर 13 में देख लीजिएगा कि क्या है, माध्यिका का सूत्र क्या है? तो L = n/2। ये सूत्र याद कर लीजिएगा यहाँ, क्योंकि सूत्र याद करने से आपके दो काम हो जाएंगे, एक तो आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, साथ में ये भी कर पाएंगे। दूसरा, बहुलक बराबर 2 + माध्य, ये कई बार पूछा है, 3 × माध्यक, इधर के इधर उधर के इधर पूछा जाता है। तो एक कोई सा भी सूत्र कर लो, या तो ये कर लो, माध्य बराबर 3 × माध्यक इंटू माइनस बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्यक, कोई सा भी एक कर लो, फिर इधर के इधर कंफ्यूजन, ये वाला कर लो, बहुलक बराबर 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य, ठीक है। ये बाकी तो इसी में से संबंधित ये एक ही है, नहीं तो आप सोचो कि 4-5 हो गए। बहुलक का एक ही सूत्र है, आप कोई सा भी इसमें से कर सकते हैं। आगे आपसे पूछा है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो आप लिख देंगे बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए, तो आप ये लिख देंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के माध्य बहुलक में कोई दो मापें हैं तो तीसरी माप कैसे ज्ञात की जा सकती है? तो हमने अभी सूत्र क्या था, बहुलक + 2 × माध्य बराबर 3 × माध्यक। आगे चलते हैं, ये देखिएगा, पिछली बार ही पूछ लिया गया था, क्वेश्चन था कि 20-40 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ना है, वर्ग चिन्ह 40 और 20 जोड़ दिया 60, और आंसर आ गया आपका 30। आगे 30-35 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वही जोड़ दिया 32.5 आ जाएगा। आपसे आगे पूछा आंकड़ों के औसत मान को क्या कहते हैं? तो माध्य। 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? इनको जोड़ के 5 से भाग लगा दो, तो आंसर कितना जाएगा? 3। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा? 5 ऐसे संभावित क्वेश्चन भी हमने ले लिए ताकि बन सकते हैं। तो भैया चैप्टर नंबर 1 से 13 तक 27 मिनट का वीडियो हो गया है ना, थोड़ा लेंथी हो चुका है, पर आपके जितने भी थ्योरी थी वो कंप्लीट हुई, ताकि हम कल टेस्ट लगाएंगे, है ना। तो जो कल का जो लेक्चर आ जाएगा, शायद आज भी आ सकता है, 4 बजे वापस लेक्चर आएगा। तो यदि आप पहले इनको याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद फिर हम जब टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे, हम उनको अच्छे से हल करेंगे। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।